आदाब दोस्तों, मैं मोमिन मौलवी आप सबकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो मेरे चंद पसंदीदा शायरों में से एक हैं और उर्दू गज़ल में उन्होंने बहुत थोड़े से वक़्त में वो मकाम हासिल किया जो मेरे ख़्याल में लोग बहुत सा वक़्त लगाकर भी हासिल नहीं कर सकते। उमैर नजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े नफ़ीस गज़ल गो शायर हैं और जदीद गज़ल के अपने मिज़ाज के बड़े मुनफ़रिद शायर हैं। उनसे कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो बड़े गज़ल गो होने के साथ-साथ अवामी तौर पर भी बहुत ज़्यादा उनको मकबूलियत मिली और बड़े थोड़े से वक़्त में मकबूलियत मिली और बड़े-बड़े शायरों से ज़्यादा मकबूलियत मिली। तो उनसे कुछ गपशप करेंगे। बुनियादी तौर पर इंटरव्यू और पॉडकास्ट का मैं एक गुज़ारिश पहले भी किसी पॉडकास्ट में करना चाहता था कि इंटरव्यू और पॉडकास्ट में यही फ़र्क है कि हम पॉडकास्ट में सिर्फ़ गपशप कर रहे होते हैं। हम जो अमूमी सवाल होते हैं वो नहीं कर रहे होते और गपशप होती है। इसीलिए उमर भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं और थोड़ी-सी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोमिन भाई, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ दावत दी और आपके मुसाफत से कई नई समातों तक मेरी बातें पहुँच गई। हज़ूर आपका शुक्रिया है, आपकी मोहब्बत है कि आपने वक़्त दिया, यकीन करें और बड़ी खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने बड़ापन है ये आपका। तो कैसे मिज़ाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक है, खैरियत। अच्छा, मैंने जैसे पहले वो तारुफ़ में भी मैंने गुज़ारिश कर दी है, उसी से मेरा एक सवाल भी जन्म ले रहा है। बड़े थोड़े से वक़्त में आप आलमी मुशायरों में आपको मकबूलियत मिली, तो इसकी वजह क्या है? बड़े-बड़े शायर ऐसे-ऐसे बड़े अच्छा-अच्छा लिखने वाले भी और बड़ा टाइम लगाकर भी शायर खड़े होते हैं, जिनको आलमी मुशायरों में जगह ही नहीं मिलती। तो इसकी क्या वजह है? अ, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये बात लगती है क्लीशे है, बार-बार कही जाती है, लेकिन बात है जब सच है तो वो ज़ाहिर बात है हर बार वही बताया जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक मामला था अता का। ऐसे ही। वो हर चीज़ में सिर्फ शायरी की हद तक नहीं, आप कोई भी काम करते हैं, आप कारोबार करते हैं, सही। आप कुछ और आप क्रिकेटर हैं, आप फुटबॉलर हैं, उसके स्पोर्ट्स में किसी भी कैटेगरी में आप हैं ना, किसी फील्ड में आप हैं। एक तो चीज़ है कि आपने कामयाबियाँ समेटनी है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको मकबूल होना एक और चीज़ है, उसके बाद उस मकबूलियत को बरकरार रखना। बिल्कुल। वो सिर्फ अता का मामला है, एक जैसे बल्कि एक से आप ज़ाहिरी बात है, एक से बेहतर भी और उससे बेहतर, बेहतर से बेहतर रोज़ जैसे आजकल अगर आप देखें हम खास तौर पर हमारे खिते में आप चले बड़े सरीर को लगा लें, आप मेरा नहीं ख्याल है कि लाखों से कम शायद होंगे, लाखों के जो भी होंगे, ऐसे ही है। तो उनमें से कोई 3, 4, 5, 10 इवन 50 भी हों, तो एक बहुत कम रेशो बनती है जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, पहचानते हैं। तो उनमें आ जाना ये आपके ख्याल में ये आपकी किसी मेहनत से हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। मतलब एक खास तो ठीक है कि आप आ जाएंगे मंदिर, यहाँ पर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, चलिए ये बातें आप कर सकते हैं, मेहनत के कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, आपने कोई थोड़ी सी सिफारिश, रिश्वत, धमकी, धौंस, धांधली जो भी आजकल कहते हैं कि चला के आप पहुंच जाएंगे एक स्टेज तक, लेकिन वहां टिकेंगे कैसे? वो टिकना या तो फिर ये है कि आपके ऊपर कोई ऐसा मामला है कि लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ती चली जाए, या फिर हमने बहुत सारे देखे हैं चेहरे जो आए और फिर हवा हो गए। तो ये सारी बात वही मुख्तसर यही है कि ये मामला कहीं बाला ये अक्ल से मांगा बात है कोई कि क्या ऐसी चीज होनी चाहिए या क्या ऐसा होता है कि जो आप देर तक किसी भी जगह कायम रहते हैं। तो इसको एक जो सिंपल नाम दिया जाता है, जो मैं भी कहता हूँ कि अता का मामला है, तो ये अता ही होती है। वाह! बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। मैंने भी यही मेरा ख़्याल है कि 1-2 पॉडकास्ट में भी कह भी चुका हूँ कि शोहरत का जो मामला है वो बिल्कुल रिज़्क की तरह है कि वो पता नहीं किसको मिल जाए और कितना मिलेगा और किसको मिलेगा ये आप डिसाइड नहीं करते। और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका आर्ट जो है उसपे कितनी आपकी दस्तरस है। चाहे वो जिस तरह की मैंने बात की कि वो मौसीकी हो, शायरी हो, मुसव्वरी हो, कोई भी काम हो। ऐसे-ऐसे मौसीकार हमारे बरसगीर में ऐसे-ऐसे मशहूर हुए हैं कि मतलब उनसे कई गुना बड़े जो है वो सिंगर्स मौजूद थे। वो उनसे मकबूल थे, उनसे कम मारूफ थे, लेकिन उन आर्ट से बड़े थे। तो वही फर्क था कि अदा उन पर हो गई ऐसे ही। और वो उससे महरूम थे, वजह जो भी हो। ये भी हम इस पे डिस्कस कभी करेंगे बैठ के जब इख्तियार के मामला तकदीर के। तो ये एक और बिल्कुल मुख्तलिफ बहस है, लेकिन बहरहाल एक चीज होती है जिसे कदर या आप कहते हैं कि एक लिखी गई जो होती है वो मिल जाती है, तकदीर जिसे कहते हैं या बारह लता जिसे कहते हैं, जो भी आप कहते हैं उसको। बिल्कुल वही है। अच्छा, आपकी गजल का जो असलूब है ये बिल्कुल हमारे नौजवान शायर हैं ढेर सारे जो मकबूल भी हुए हैं और शायरी भी कर रहे हैं, मकबूलियत ना भी मिली हो तो, लेकिन आपकी गजल का जो टेस्ट है, जो असलूब है, जो रंग है, जो स्टाइल है आपका, ये
کہاں سے کشید ہو کے آیا, کوئی کس سے متاثر ہیں آپ, کس شاعر سے, کسی کو زیادہ پڑھا, کوئی انوائرنمنٹ کا اثر ہوا, یا مزاج شروع سے ہی غزل کا ایسا تھا, یہ اسلوب کیسے ہے؟ اس چیز کو بھی میں جوڑوں گا اسی سے, اپنے پہلی والے بات سے, عطا کہ نیچرل معاملہ ہے, نیچرل معاملہ ہے, مزاج کا فرق ہوتا ہے, ہر انسان کے اس کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے, آپس میں سوچنے کا زاویہ بھی کمپنی اور ہوتی ہے, گھر والے اور ہوتے ہیں, ہر گھر کا فرق ہوتا ہے, آپ کو جیسی کمپنی ملتی ہے, صحبت میں رہتے ہیں, وہ ہر چیز کا فرق آپ کی شخصیت پر سے ہوتا ہے. پھر آپ کی شخصیت اگر آپ کی شاعری میں آنا شروع ہو جائے تو اگر آپ ہر شخص میرے خیال میں دوسرے سے منفرد ہوتا ہے. اگر صرف اپنی شخصیت کو اپنے کلام میں لے آئیں تو آپ منفرد پہلے ہی ہیں, آپ کا کلام منفرد ہو جائے گا. تو ہم کسی کو دیکھ کر شعر کہنے کی بجائے اس اپنے رنگ میں اگر کہنا شروع کر دیں, یا کوشش کریں کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہی کہیں, اس کو کسی خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش نہ کریں, تو آپ ایسے ہی منفرد ہو جاتے ہیں. تو میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ کافی ایک آپ کے لیے ڈائیورس قسم کا ہے, میں نے انجینئرنگ کی تھی, میتھمیٹکس مجھے شروع سے پسند تھا. اب دیکھا جائے تو ریاضی دان اور شاعر کا بڑا کیا تعلق ہے, لیکن وہی بات کہ میری غزل کا جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے جو مختلف کرتی ہے, اس میں یہی ہے کہ میرے غزل میں اعداد آ گئے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عموماً لوگ استعمال نہیں کرتے, اس میں گنتی ہوتی ہے, اس میں شماریات کافی زیادہ آ گئی ہیں. تو میں صرف اپنی جو میری شخصیت کی چیز تھی جو مجھے پسند تھی, حساب کتاب اور یہ سارا کچھ, تو میں اس کو صرف اپنے شعر میں لے آیا, تو وہ شاید لوگوں کو وہ بھی اچھا لگا, وہ بھی شاید غیر ارادی طور پر لاشعوری طور پہ تھا آیا. تو اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ میں کم وقت والی بات, اب تو خیر کافی عرصہ 7-8-9 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ میں پچھلے 4-5 سال سے سنتا رہا ہوں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 2-3 سال کے اندر مجھے پہلی بار بحرین مشاعرے کے لیے بلا لیا گیا تھا, کیونکہ تب ریلز اور ویڈیوز کا تو تب تھا ہی نہیں, یہ تو اب کی بات ہے, تب تو پوسٹ وائرل ہوتی تھی. تو میری ایک غزل تھی, نکال آیا ہوں ایک پنجرے سے, ایک شعر تھا, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. اب وہ پہلی بار میں نے وائرل ہونے کا تجربہ کیا تھا کہ میں وہ غزل پوسٹ کر کے, جیسے عموماً کرتا تھا کہ پوسٹ کر کے سو گیا, اور آپ دیکھتے تھے اس وقت وہی کہ 20-30 دوست ہیں اور کوئی 2-3 فالوورز ہیں, یا 2-3 کمنٹس آتے ہیں, یا کوئی لائکس آ جاتے ہیں. تو اگلے دن جب کھولا تو مجھے ایک وہ لسٹ جسے کہتے ہیں نا, پوری فرینڈ لسٹ بھری پڑی ہے, جگہ جگہ ٹیگ ہوا ہوں. تو میں نے دیکھا چلیے اس کو کہتے ہیں, تو دوستوں کو بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وائرل, تمہاری پوسٹ وائرل ہوگی. تو اسی غزل کے بعد پھر ایک انڈیا کے ایک مشہور شاعر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے میری ایک غزل تھی میرا نام لے کے اپنے پوڈ کاسٹ میں پڑھی, بلکہ گائی. تو اس کے بعد ان کی وہ غزل اتنی وہ وہاں پہ وائرل ہوئی, لیکن ان کا جو جس میں میرا نام لیا گیا تھا نا, وہ کلپ اتنا میرا نام اس کے آگے جہاں سے میں شروع کی پڑھنا وہاں سے وہ, تو آہستہ آہستہ جب میں نے کہیں مشاعرے میں پہلی بار وہ پڑھی, مجھے کہا کہ یہ تو فلاں شاعر کی غزل تھی. تو میں نے ان کو دکھایا کہ یار یہ تو میرے, تو اور پھر وہ جب انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی تو اس میں وہ میرے نام پر پڑھ رہے ہیں, تو وہی بات کی باتیں مل رہی تھیں, لوگوں تک میری چیزیں جا رہی تھی. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ میں نے 2-2.5 سال کے اندر ہی جب باقاعدہ آغاز کیا, تو میں نے پہلا بین الاقوامی مشاعرہ پڑھا, اور وہ سلسلہ تاحال جاری ہے.